हेलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. They are apart with the distance of 30 centimeter. Means here R is given 30 centimeter. Find द फोर्स बिटवीन देम। दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या होता है। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले वाले को 1 बोल दिया, दूसरे वाले को Q2 कह दिया हमने। तो जरा फोर्स की वैल्यू देखते हैं। K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। Q2 कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी, 30 इंटू 10 टू द पावर -2। और उसका क्या करना है तुमको, स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है। और जब इसको तुम सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने में तुम्हें दिख रहा है क्या दिख रहा है, यहाँ से ये 3 स्क्वायर हो जाए, 30 है और उसका स्क्वायर है, ऊपर 9 भी लिखा है, तो ये 9 और ये 9 तो आपस में कैंसिल हो गए। ये 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 इंटू, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन और वो आप करने में माहिर हो। तो 3 2 जा 6 बचेगा, वो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, और 6 के साथ में जो कुछ भी नंबर 10 टू दी पावर के साथ आने वाला है वो कितना बच रहा है वो देखो जरा। 9 पावर यहाँ पर है, माइनस का 7 यहाँ पर है, और माइनस का 7 यहाँ पर है। 9 माइनस 7 हुआ तो कितना बचा, 2 प्लस का 2 और माइनस का 7 हुआ तो माइनस का 5। और ये कितना है, ये कितना है भाई, ये कितना है, ये है माइनस का 4। माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4। ऊपर पावर अभी कितनी थी, माइनस की थी ना, ऊपर जो पावर आई थी वो माइनस का 5 बचा था। ऊपर ये जब माइनस का 4 गया तो प्लस का 4 हो गया, तो कितना हो गया, -1 हो गया। कितना हो गया, -1 ऊपर रह रहा है। अभी ये 30 है, इसका भी तो 0 है ना, इसका 0 मतलब 10 स्क्वायर 10 टू द पावर -2, एक और ऊपर जाएगी तो कितना हो रहा है, -2। एक और ऊपर -2 जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है -3। तो यहां पर आपके पास बच गया 10 टू द पावर -3। तो ये फोर्स आ गया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये तो कैलकुलेशन थी, इट वाज वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन जिसके साथ हमने स्टार्ट किया। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपने कर लिया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना दिया गया, 0.4 माइक्रोकूलम। टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8। नेक्स्ट चार्ज कितना दे रखा है, 0.8 माइक्रोकूलम। ये दे रखा है हमारे को। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, पूछ रहे हैं कि क्या बताओ, दोनों के बीच में क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। कब, जब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, कितना फोर्स है, 0.2 न्यूटन। बोल रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक वो 0.2 न्यूटन है। पहले वाले को Q1 नाम दिया, दूसरा चार्ज Q2 नाम दिया। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है क्या पता करना है तुमको, यू हैव टू फाइंड स्मॉल r। तो जरा वैल्यू रखो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 0.2 है ये राइट साइड में। K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना दे रखा है, Q1 कितना दे रखा है, Q1 दे रखा है 0.4। Q1 कितना दे रखा है, Q1 दे रखा है 0.4। और अगर माइक्रो को कूलाम में बदला तो क्या लिखेंगे, 0.4 के साथ में 10 टू द पावर -6 कूलाम। ऐसे ही ये सेकेंड Q2 कितना होगा, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। तो ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पर पुट करते हो तो जरा करते हो पुट, यहाँ पर करके देखते हैं वैल्यूज पुट करके कि कितना आया इनको पुट करने के बाद। तो K के प्लेस पर K की वैल्यू रखी आपने, क्या K के प्लेस पर K की वैल्यू रखी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 के प्लेस पर क्या रखा आपने, Q1 जो दे रखा है 0.4
इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 के प्लेस पर क्या रखी वैल्यू, Q2 के प्लेस पर Q2 की वैल्यू रखी कितनी है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर सर आर तो पता ही नहीं, तो वही तो पता करना है, आर स्क्वायर हमें पता करना है। इक्वल में कितना दे रखा था, ये पूरी वैल्यू 0.2। और जब आपने ये सब आराम से कैलकुलेट किया तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा टफ कैलकुलेशन तो नहीं है। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी फिर उसका आप अंडर रूट करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.2 मीटर, 0.12 मीटर, 0.12 मीटर आपका आंसर आ गया। द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। चेक, अच्छा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक में और उसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई GMEMP इज डायमेंशनलेस। हमें बताना है क्या ये डायमेंशनलेस है। अच्छा चलिए जरा देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही है कि या क्या ये डायमेंशनलेस है। तो कैसे चेक करना है डायमेंशन, सर हमने तो के तो जाना पहचाना नंबर है हमारा, ठीक, ये कैपिटल जी भी जाना पहचाना टर्म है। अच्छा तो फिर अगर ये दोनों जाने पहचाने तो कहाँ देखे हैं, ये तो इसी क्लास में देख लिया हमने, और इसको हम कैपिटल जी को देख करके आए हैं, कहाँ 11th में देख कर आए हैं। ठीक है तो जरा लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी लिखा गया कई बार, के Q1 Q2 अपॉन Q1 के प्लेस पर कौन कौन है, देखो जरा यहाँ पर Q1 के प्लेस पर दो जो बॉडीज है, चार्ज बॉडीज, चार्ज पार्टिकल्स, कौन कौन से चार्जेस की बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो हमें कुछ लिखा नहीं उसने, लेकिन E फॉर इलेक्ट्रॉन और P फॉर प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी कितना होता है E, और प्रोटॉन पर भी चार्ज E होता है। न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, प्लस और माइनस का खाली नेचर का डिफरेंस होता है। तो E के प्लेस पर E आ जाएगा Q1 के प्लेस पर, और Q2 के प्लेस पर भी क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो तो सर वो क्या होता है, G M1 के प्लेस पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M2 के प्लेस पर मास ऑफ प्रोटॉन, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन। वो यहाँ पर भी जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो यहाँ पर भी आ रही है, वो तो नहीं बदल रहा। ठीक है सर ये तो बात ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी जानते थे। इसमें एक तो हमने 12th में सीख लिया है और दूसरा हम सीख करके आए थे क्लास 11 से। ठीक है इसके बाद सर ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट, तो दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। भी हम जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल आप पहचान रहे हैं, सही से पहचान रहे हैं कि जब भी हम डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी फॉर्मूला लिखा था, इन सिंबलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारा इसका जो डायमेंशन है डायमेंशनल फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन को भी मैंने डायमेंशंस के लिए यहाँ पर ऐसे यूज कर लिया है। अब बताओ ऊपर भी फोर्स है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे वाला भी इक्वेशन सेकेंड भी किसका इक्वेशन है, फोर्स का इक्वेशन है। तो फोर्स का डायमेंशन तो सेम होता है। ठीक है तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हो, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को थोड़ा सा क्या करते हो सॉल्व, तो इनके कैलकुलेशन में आपको कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि ये दोनों लेफ्ट वाला तो कैंसिल, लेफ्ट वाला कैंसिल, यहाँ तो कुछ 1 2 3 आएगा, क्या 2 आएगा या 5 आएगा, 1 आएगा, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है तो लेफ्ट वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया और जो कुछ राइट में बच रहा है वो क्या बच रहा है, राइट में बच रहा है के ई स्क्वायर, और आर से आर को कैंसिल कर लिया, डिवाइडेड बाई GMEMP, इतना हमारे पास रह गया। ठीक है और इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड एक न्यूमेरिक वैल्यू बच रही है। मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ, कुल मिलाकर सर ये बचा, ये जो कुछ भी हमारे पास वैल्यू मिली है वो कैसी वैल्यू है, दिस इज प्योर न्यूमेरिक, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू। ये हमें एक नंबर मिल गया, प्योर नंबर मिल गया, और हम जानते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर प्योर न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी तो उसका डायमेंशन नहीं होता है। मतलब आपने क्या बताया, यस क्या बताया, आपका जवाब ये आया कि जो सर हमें ये क्वेश्चन दे रखा था के ई स्क्वायर अपॉन GMEMP, ये कैसा है, ये हमारा डायमेंशन लेस है। कैसा है ये, डायमेंशन लेस है। ठीक अच्छा तो पहला पार्ट तो इसमें आपने कर लिया कि बताओ, चेक करके देखो डायमेंशंस के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में लिखा है डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन
द वैल्यू ऑफ दिस, कि ये जो रेशियो दे रखा है तुम्हारे को, पहला पार्ट तो हो गया, उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ। तो वैल्यू कैसे बताएं इसकी, तो कुछ नहीं है, वैल्यू कैसे बताएं, शुरू करते हैं इसकी वैल्यू बताना। आप वहां चालू करो, हम यहाँ चालू करते हैं। तो इसकी वैल्यू जरा देखते हैं। के की वैल्यू बताओ कितनी होती है, के की वैल्यू कितनी होती है। वीडियो देखते देखते आपको ये वैल्यूज वहां पर रिस्पॉन्ड करनी है। अगर नहीं याद आ रही तो मेरे से सुन करके बोलनी है, लेकिन बोलना जरूरी है। के प्लेस पर आपने लिखा 9 × 10⁻⁹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगाना भूलना नहीं है। तो उसका स्क्वायर आपने लगा दिया, डिवाइडेड बाई जी। अब जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू याद करिए कितनी होती है, हमें तो नहीं याद है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितना, 1.67 10⁻⁻27। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 9.1 × 10⁻31। इतना सर, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन? हाँ, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड है हमारे को, ये कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इससे जो रिजल्ट आएगा आप उसको फिर ध्यान रख सकते हो फर्दर यूज़ के लिए। तो जब आप इसकी वैल्यू देखते हो, इसको पूरा सॉल्व करते हो, तो आपके पास ये कुछ ऐसा आता है 2.29 × 10⁻39। तो इसका पहले पार्ट में हमने पूछा गया क्या कि डायमेंशन लेस है या विद डायमेंशन है, पता कर लिया ये डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया इसकी वैल्यू बताओ, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये जो रेशियो आपने फाइंड किया है, काहे का रेशियो फाइंड किया हमने फाइंड किया ये जो ke²/g है, इसका रेशियो। तो ये जो रेशियो है वो क्या बता रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, हमें किस चीज़ की पहचान करा रहा है, क्या बता रहा है इसकी बात। तो जरा देखते हैं इसमें क्या बता रहा है ये जोर जोर से बोलकर। तो ये देख, मैं एक लाइन लिखता हूँ उसमें, ke² तो लिखा था, नीचे क्या लिखा था, GME/MP ये लिखा हुआ था। अब मैंने इसमें क्या किया, बस इतना किया, जो न्यूमरेटर था इसका उसमें r² से डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर था इस रेशियो का उसमें भी r² से डिवाइड कर दिया। और बाकी राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है उसको हमने छेड़ा नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही कॉपी है हमारे सामने, कर दिया। सर ये नंबर तो देखा पहचाना जाना है, बिल्कुल जाना पहचाना है, आप सही पहचान रहे हो कि इसी का तो नाम था इक्वेशन नंबर 1 में, क्या, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई फॉर एलिफेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऊपर वाला तो Fe हो गया, तो नीचे वाला भी हमारे को लिखा ही दिख पा रहा है क्या, Fg, तो नीचे वाला Fg है। ठीक है सर, तो इसकी वैल्यू तो कुछ हमें मिल पाई कि नहीं मिल पाई, इसकी वैल्यू हमें ये कुछ मिल पाई। तो ये रेशियो क्या बता रहा है सर, ये रेशियो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2.29 × 10⁻39 टाइम्स दैट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने टाइम्स है, उससे कितना ज़्यादा पावरफुल है। आप ये वैल्यू पूरी नहीं याद रख पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ये जो ऑर्डर है 10⁻, में इसको आप याद रखना जरूर। सो नेक्स्ट पार्ट में हमसे जो कह दिया था इन्होंने, वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में जो इन्होंने हमसे बोला था, अब आप इसको आराम से 1 मिनट दो और देखो। इसमें क्या पूछा था, बताओ इसका डायमेंशन, बता दिया सर हमने। इसमें क्या पूछा था, बताओ इसकी वैल्यू रेशियो की, हमने बता दी। इसमें क्या पूछा था, बताओ इसका सिग्निफिकेंस, व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो ये सिग्निफाई क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कितना, तो आपके सामने वैल्यू हमने लिख रखी है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्कुल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये तो सर बिल्कुल बेकार का क्वेश्चन, बहुत बार हमने थ्योरी में कर रखा है, हम जानते ही, आप इसे मत बताइए, ठीक है। तो आप ही वहां से बताइए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
ई, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19, 10⁻19 या +19 या -19। आप ध्यान से सुनिए, मेरी गलती हो तो उसको कमेंट में दूर करिए लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, क्या कह रहे हैं, ग्लास की रॉड है, दूसरी सिल्क है क्लॉथ, रब किया हमने, ग्लास रॉड को हमने रब किया है सिल्क रॉड के साथ, सिल्क के क्लॉथ के साथ, सॉरी, ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो क्या हुआ, चार्जेस अपीयर। पहले कैसे थे दोनों, पहले इनिशियली कैसे थे, इनिशियली तो दोनों न्यूट्रल थे, इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे से रब किया, दोनों कांटेक्ट में आ गए तो क्या हुआ, तब तो कुछ हुआ, क्या हुआ, बताया जा रहा है कि बोथ ऑफ देम आर गेट चार्ज, दोनों चार्ज हो गए, ठीक है, सिमिलर, ठीक है, चलो जितना इन्होंने कहा। आफ्टर रबिंग क्या होगा बताओ, जब इन्हें रब कर दिया तो चार्ज तो आ गया, तो चार्ज आया तो बताओ जरा हमें कि किससे चार्ज किस में आया होगा, कैसे प्लस का आया होगा, किस में माइनस का आया होगा, बिकॉज चार्ज इट्स ऑफ इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बताओ किस में प्लस का आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन्स, जो ग्लास है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन सिल्क में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, तो ये वाला कैसा बन जाएगा, जो हमारा ग्लास है वो बन जाएगा पॉजिटिव, और ये जो सिल्क था वो कैसा बन जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ये हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हमसे कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ कंसिस्टेंट है, उसको अभी भी फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है जरा ये बताइए आप, तो बिल्कुल आप बताइए क्या दिक्कत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, वो ये कहता है कि सर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी रिमेन्स, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो यहां भी देखो ना, पहले न्यूट्रल था ग्लास और सिल्क, ठीक है ना, दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ, तो अलग अलग तो देख रहे हो जब, तो क्या है, ग्लास में पॉजिटिव आ गया और सिल्क में नेगेटिव आ गया, लेकिन जितने का लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ गेन्स इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ गेन इन इलेक्ट्रॉन उतने ही तो होंगे ना गेन, मतलब जितना ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतने ही तो सिल्क ने गेन किए, तो टोटल चार्ज क्या रहा, अभी भी कंजर्व रहा, नहीं रहा, बिल्कुल रहा। तो यहां पर भी क्या हुआ, लॉस चार्ज बाय ग्लास रॉड इक्वल टू चार्ज गेन्ड बाय सिल्क क्लॉथ। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला हमें टोटल चार्ज इज स्टिल कंजर्व्ड, कि टोटल चार्ज अभी भी कैसा है, कंजर्व है, ना वो घटा है ना ही बढ़ा है, जितना पहले था उतना ही अभी है, दोनों का कंबाइंड, पहले न्यूट्रल था तो दोनों का कंबाइंड अभी भी न्यूट्रल है। सो आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, QA, QB और QC सभी को, और QD भी है, और होगा ये सभी को कहाँ रखा हुआ, एक स्क्वायर के वर्टिसेस पर हमने पोजीशन कर दिया। हमारे पास क्या है, इन्होंने हमसे कहा क्या आपको दे रखा है, इन्होंने जो हमें डिजाइन दे रखी है वो बोला हुआ है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है स्क्वायर, क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है ये हमारे पास, और बोल रहे हैं ये स्क्वायर क्या कैरी किए हुए, इसके जो वर्टेक्स हैं A, B, C, D, इन वर्टेक्स पर चार्ज कैरी किया हुआ है, कितना, A पर है 2 माइक्रोकूलम, कितना 2 माइक्रोकूलम, B पर कितना है 5, कितना 5। मैं ऐसे करता हूं कि इन वैल्यूज को मैं एक साइड लिख लेता हूं पहले। तो QA की वैल्यू कितनी दे रखी है, QA की वैल्यू दे रखी है
2 माइक्रोकूलम। क्यूबी कितना दे रखा है, बी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम। और क्यूसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यूसी की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। और क्यूडी कितना दिया हुआ है, क्यूडी दिया हुआ है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। पूरा ही रफ क्यों हो गया? इतना सब कुछ हमें दे रखा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। अब हमसे कह दिया कि एक चार्ज है हमारे पास, उसको हम कहाँ रखने वाले हैं, उसको हम एक वीआईपी प्लेस दे रहे हैं, ठीक है, और वहां पर रखेंगे तो पूछ रहे हैं बताओ उस पर फोर्स कौन लगा पाएगा। तो जरा देखते हैं उस पर फोर्स कौन लगा पाएगा और ये वीआईपी प्लेस कौन सी है। हाँ, तो दोनों का ये जो हमारा स्क्वायर है इसका सेंटर क्या होता है बताओ। बिल्कुल इसका सेंटर जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है सर वही तो होगा, और क्या होगा इसका सेंटर जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही होगा। तो ज्योमेट्रिक सेंटर इसका क्या होता है, जहां दोनों डायगोनल है। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ ठीक, तो इसका जो सेंटर मिला वो हमें क्या मिला, ज्योमेट्रिक सेंटर मिला, बना लिया ज्योमेट्रिक सेंटर हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या रख रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं यहां पर एक नेक्स्ट चार्ज है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम का, इसका हम नाम दे रहे हैं कि हमें बार बार उतना वैल्यूज को ना लिखना पड़े। बोल रहे हैं एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वो 1 माइक्रोकूलम का है, उसको हमने रख दिया। कहाँ रख दिया, ये ओ नाम दिया मैंने पोजीशन का, यहाँ ओ प्लेस पर रख दिया है। तो बताओ क्या इस पर नेट फोर्स कितना होगा, पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज। ये जो चार्ज ओ पर रख रहे हो तुम क्यू नॉट, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो जरा क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2, क्यू बी की वैल्यू 5 समथिंग, क्यू सी आप यहाँ देख रहे हो कि जो क्यू ए है और जो क्यू सी है दोनों का वैल्यू तो सेम है ना। क्यू ए 2 है तो क्यू सी कितना है 2 है, ठीक है ना। तो ए पर जो रखा है वो उसको अगर हम 2 मान ले रहे हैं, क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है ना। क्यों मान ले रहे हैं, आप ना मानो, क्यों माने सर, हम नहीं मानना है तो ना मानो, आप वैल्यूज पुट करो कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू ए, क्यों रफ हो गए तुम, क्यू ए और क्यू सी दोनों आपस में सेम है ना वैल्यू में, तो हम एक ही लिखते हैं। यहां भी क्यू लिख लिया और यहां पर भी क्यू रख लिया। फिर देख रहे हो आप क्या, यहां पर क्यू बी के प्लेस पर माइनस का 5 और क्यू डी भी माइनस का 5, तो हम इनको भी हम अलग अलग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा लिखने का काम बच जाएगा इससे। तो QB और QD को हमने क्या कर लिया, हमने इसको Q1 कह दिया तो इसको हम Q2 कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, Q2 कह दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, इसको हमने क्या बोला है Q2, तो इसको भी क्या बोला है Q2, इसको हमने क्या बोला है Q1, तो इसको भी हमने क्या बोला है Q1। कोई जरूरी नहीं है नया नया नाम रखने की, आप जिस नाम में जिस वैल्यूज के साथ में दे रखे हैं आप उसी वैल्यूज के साथ में यूज करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब क्या करो, इस O पर फोर्स तुम बताओ कि कितना फोर्स लगेगा इस पे, कौन लगाएगा इस पर फोर्स, Q नॉट पर। देखिए हम जानते हैं सर ये जो बाकी के चार्जेस हैं वही इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो जरा 1 बाई 1 सबके साथ डील करते हैं। Q1 फोर्स लगाएगा Q नॉट पर, ठीक, किधर की तरफ लगाएगा, तो सर लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, सबसे पहला लेक्चर तो हमारा यही था ना कूलम्स लॉ वाला। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होता है डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स होता है। तो इस साइन को यहाँ हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं जिससे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बना रहे। तो ये यहाँ माइनस और माइनस जिससे आपको दिख जाएगा। तो Q1 ने क्या किया, फोर्स लगाया, दूर भेज रहा है, इसको धक्का दे रहा है। ये जो Q1 है C पर रखा हुआ है, A वाला धकेल रहा है और C वाला भी पॉजिटिव है ना, तो ये भी क्या करेगा, धक्का देगा अपने से दूर, मतलब रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन में क्या हो गया, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो है फोर्स कौन लगा रहा है, यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तुम वहां से बोलो
फोर्स किस पर, ओ पर, किसकी वजह से, ए की वजह से, तो ओ ए नाम दे दिया। ठीक, ये किसकी वजह से, कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, ओ पर, किसकी वजह से, सी की वजह से, तो ओ सी नाम दे दिया। इन द सेम वे, इन द सेम वे अब देख लो जरा, डी जो लगाएगा फोर्स निगेटिव है ना डी, तो किधर, अपनी तरफ खींचेगा ना, माइनस प्लस अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो डी अपनी तरफ खींच ले जाएगा इसको। ठीक है ना। अब नामकरण कर लो इसका, फोर्स किस पे लग रहा है, ओ पे, किसकी वजह से, डी की वजह से। कोई जरूरी नहीं है सर कि हम ओ डी लिखें, ओ बी लिखे, ओ सी लिखे, परेशान हो, 1 2 3 लिखे, नाम ही तो देना है इसको। तुम ब्लैक बोलना चाहो तो ब्लैक बोलो, रेड बोलना चाहो तो रेड बोलो, तो नाम देना तुम्हारी विश है, जैसा चाहो वैसा रिप्रेजेंट कर लो। अच्छा चलो, बी पर रखा चार्ज -q2 है, वो किधर फोर्स लगाएगा, निगेटिव है सर, फिर से खींचेगा अपनी तरफ ये, क्योंकि वो पॉजिटिव था तो इसने अपनी तरफ खींच लिया। नाम क्या हुआ इसका, ओ बी नाम हो गया। ठीक है, अब जो सर ये OD और OB हैं, जरा देखते हैं ये जो OD और OB हैं इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो OB जो होगा वो वैल्यू क्या देगा, K, OB का चार्ज कितना है, Q0 इंटू Q2 इंटू Q2 अपॉन ये डिस्टेंस। अब देखो ये स्क्वायर है, तो अगर इसको आप R कह रहे हो तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये तो सेम होगा ना, बिल्कुल सेम होगा। OB निकाल लिया हमने। इन द सेम वे OD जब देखोगे, OD तो K, Q1 Q2 तो Q2 और Q1 फिर से वही आ गया, Q0 इंटू Q2, वो तो यहाँ लिखा ही हुआ है, अपॉन में R भी वही है, तो OD की वैल्यू भी क्या मिल गई, OD की वैल्यू भी क्या मिल गई, सेम मिल गई। तो जब ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, बराबर, मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब एक ने दूसरे को रहने नहीं दिया, तो इन दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद ये जो चार्ज ए और सी पर रखे हैं, इन्होंने भी फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। लाइकवाइज आप जरा देख करके बताओ कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू जो OC और OA है, ये OC और OA इनकी वैल्यूज जरा देखो, क्या सेम है क्या मैग्नीट्यूड। OA K Q1 इंटू Q2 कितना है, Q0, दोनों के बीच का गैप R, इसका स्क्वायर। फिर OA तो हो गया, OC जब लिखोगे इसकी वजह से, C की वजह से, तो K Q1 इंटू Q2 के प्लेस पर Q0, फिर से अपॉन में R स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड फिर से क्या आ गया, मैग्नीट्यूड फिर से सेम आ गया। तो OA और OC भी आपस में इक्वल है। मतलब क्या, मतलब इसका ये कि इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये वाला इसको कैंसिल कर दे रहा है, तो इस पर नेट फोर्स क्या आया, नेट फोर्स 0 आ गया। क्या आ गया, नेट फोर्स 0 आ गया। दोनों इक्वेशंस ने हमें बता दिया कि जो F नेट है, F नेट इस पर ऑन इस पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज, वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 0, आंसर में हमें मिल गया। तो होपफुली यू हैव गॉट इट, and if you have got it, so let's come to the next problem if it's clear to you. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। दे रखा है हमारे को, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और बताइए, 2 मिनट सोचिए, उसके बाद में इसको अटेम्प्ट करिए, बिकॉज इसका प्रिंसिपल तो अभी भी डिस्कस किया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर भी। करते हैं, सॉल्व करते हैं, आपने अटेम्प्ट कर लिया है। क्या दे रखा है, चार्ज कितना है, चार्ज दे रखा है 3 into 10 to the power -7 कूलम। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge। एक पॉलीथीन की पीस है, उसको रब कर दिया तो उसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया, इतना चार्ज आ गया, ठीक है ना, इतना नेगेटिव चार्ज आ गया है, माइनस में आया चार्ज, नेगेटिव आप दिखा सकते हो, ठीक है ना, दिखाना चाहो तो। अब क्या कह रहे हैं हमसे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो बिल्कुल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q इक्वल्स टू एनी। तो बड़ा आसान सवाल था सर, ये तो क्लास 10th का था, हाँ बिल्कुल
10th का कह सकते हो आप इसको। 3 इंटू 10⁻⁻7। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के कर रहे हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे। एन निकालने वाले थे, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आपने जब कैलकुलेशन की थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो 1/1.6 10⁻⁻19 को कुछ आप लिखते थे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको सॉल्व करते करते कुछ याद भी हो गई थी। आप जरा बताना अगर वहाँ से याद हो तो बैठे बैठे बोलना। तो जो आपको ये वैल्यू एन की मिली वो कितनी मिली 1.875 इंटू 10⁻12। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, पहला पार्ट तो हो गया सर। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास। पूछ रहे हैं क्या कि सर मास का ट्रांसफर हुआ, तो बताओ आप जरा, इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे ट्रांसफर हो गए तो क्या मास नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स में? बिल्कुल होता है। तो सर मास का भी ट्रांसफर हुआ तो कितना मास होगा? तो जो मास होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है me, तो n इलेक्ट्रॉन्स का मास ne हो जाएगा। n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n कितना है सर? n तो अभी निकाला हमने 1.875 10⁻12। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आपके पास आपका आंसर हाजिर है। ये 0 नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ये 18 है, -18। इतना मास ट्रांसफर हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 2 चार्ज हमारे को बोला गया है क्या, 2 स्फीयर है, एक स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर बी है। हैव देयर सेंटर सेपरेशन बाय अ डिस्टेंस ऑफ, एक 2 स्फीयर दे रखे हैं, एक स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर बी है। दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का सेपरेशन बोल रहे हैं कितना है? सेपरेशन का मतलब आर कितना दिया है? आर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। और क्या कहा जा रहा है हमसे, देखिए, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच। बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों जो है ना, उनमें चार्ज कितना है? वो कह रहे हैं कि दोनों में चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो क्या बताना है हमसे? पूछा उन्होंने कि बताओ फोर्स ऑफ रिपल्सन, पूछ रहे हैं बताओ फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए जरा स्टार्ट हो जाइए, आप भी पेन चलाइए। इफ़ यू फील दैट आई एम राइटिंग एक्सप्लेनिंग वेरी फास्ट, तो आप स्पीड डाउन कर सकते हो। 0.75 की स्पीड में आप आराम से पढ़ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू मेक द नोट्स, बिकॉज वाइल मेकिंग नोट्स यू विल गेट सम मोर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियरली। ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जरा वैल्यू रखते हैं। k कितना आपको पता ही है, 9 इंटू 10⁻9। और क्या, Q1 कितना? Q1 6.5 10⁻⁻7। और Q2 भी वही है, तो 2 बार लिखने से मैं स्क्वायर लगाता हूं, जगह कम पड़ गई मेरे पास। इसके बाद R कितना है? R भी दे रखा है 50 इंटू 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर। ही आसान सी कैलकुलेशन आपने जैसे ही करी तो आपको इस फोर्स की वैल्यू पता चल गई, क्या 0.0152 न्यूटन। तो आपसे पूछा गया था कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है 0.015 न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट पढ़िए जरा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। कह रहे हैं कि बताओ फोर्स ऑफ रिपल्सन में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इफ द चार्ज इज डबल। मैंने लाइन ही पढ़ने में स्किप कर दी। चार्ज को क्या किया? डबल। चार्ज को क्या किया? चार्ज को किया डबल। कर लो डबल। पहले Q था तो अभी कितना कर लिया? 2Q कर लिया, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उसको क्या किया? डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो R के प्लेस पर क्या हो गया? R/2 हो गया। तो पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, तो बता देंगे सर हम तो पूरा Q1 के प्लेस पर Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे, फिर R के प्लेस पर R की वैल्यू निकालेंगे और पूरा ऐसे पुट करके सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया तरीका। लेकिन हम कैसे करते हैं आप उसको भी देखिए।
हमें पता है कि पहले का फोर्स तो हमने एक बार मेहनत कर लिया, तो हम दोबारा मेहनत करेंगे बिल्कुल, लेकिन जहां रिक्वायर्ड होगी वहां करेंगे। तो जरा देखते हैं, हमें पता है कि जो हमारा फोर्स है कूलम फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 सेम था उस बार भी, इस बार भी आपस में दोनों बराबर है, तो के Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है। अब क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो Q है वो क्या हो गया, डबल। Q क्या हो गया, डबल। तो जहां पर Q था वहां पर Q डैश और R की जगह R डैश आ गया है। तो Q के प्लेस पर क्या रख दिया आपने, 2Q। क्या रख दिया, Q के प्लेस पर आपने रख दिया 2Q और उसका स्क्वायर। R के प्लेस पर क्या रख दिया, R डैश के प्लेस पर उसका आधा, उसका स्क्वायर। तो अब आपको यहां से दिख गया कि 2 स्क्वायर 4 हो गया, और ये 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ऊपर आ गया तो 4 हो गया। तो 4 एक ऑलरेडी है यहां से और एक 4 यहां से, तो ये कितना दिख रहा है आपको, 4 4 जा 16, मतलब आपको मिल गया 16 के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और सर ये तो हमने अभी अभी सॉल्व किया था, अभी अभी सॉल्व किया था, ये तो बिल्कुल अभी अभी किया था, और इसकी वैल्यू भी हमारे सामने इसी पेज में लिखी है। क्या है, यही तो है इसकी वैल्यू की, इसके प्लेस पर हमने सीधे सीधे पुट कर लिया, क्या 16 इंटू 10 टू द पावर 0, नॉट 10 टू द पावर 0.00152, और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हमें मिल गया। तो ये हो गया। तो पूरा क्यों कैलकुलेट करना, हम जब इतनी मेहनत कर चुके हो तो नेक्स्ट पार्ट में यूज करते हैं, इसी का तो पर्पज है ए से बी बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सपोज द स्फीयर ए एंड बी ऑफ द अबव क्वेश्चन। अभी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो पिछला क्वेश्चन था वो ही लेना है तुमको, ठीक है ना, उसी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो चार्जेस यूज करते हैं, जितना रिक्वायर्ड होगा उठाते हैं इंफॉर्मेशन। सपोज दैट स्फीयर ए एंड स्फीयर बी अबव क्वेश्चन हैव आइडेंटिकल साइज। कह रहे हैं साइज जो है वो सेम है बिल्कुल, ठीक। अ थर्ड स्फीयर सी ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। तीसरा स्फीयर कैसा है, सी अनचार्ज, मतलब जो सी लेकर आए हैं वो कैसा है, न्यूट्रल। अभी कैसा है, न्यूट्रल। इस क्यू के पास तो ए के पास चार्ज था, बी के पास भी चार्ज था, मैग्नीट्यूड सेम था, तो अभी हमने क्यू मान लिया है। वैल्यू तो आपको पता ही है उसकी, प्रीवियस क्वेश्चन में जो दे रखी थी। तो अब क्या कर रहे हैं, अनचार्ज चार्ज सी आप लेकर आए, इसको कांटेक्ट कराया सबसे पहले फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला कौन है, ए, इससे कांटेक्ट कराया, ठीक। और उसके बाद क्या किया विद सेकंड, और इसके बाद कांटेक्ट कराने के बाद इसको कांटेक्ट कराया बी से, ठीक है। तो जरा होता क्या है, जरा देखो। जब आप इसको ए से कांटेक्ट कराओगे, जैसे ही सबसे पहले जब आप इसे ए से कांटेक्ट कराने वाले हो तो क्या होगा, तो टोटल चार्ज क्या होता है, इसके पास क्यू, इसके पास 0, तो क्यू प्लस 0 कितना, क्यू। तो जो कांटेक्ट के बाद में नेट चार्ज आएगा वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे कह रखा है कि दोनों जो बॉडीज हैं स्फेरिकल बॉडीज वो आइडेंटिकल हैं शेप एंड साइज में। तो टोटल चार्ज क्यू है, तो अभी जब कांटेक्ट में आ गया तो ए और सी के पास जो चार्ज होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा। पहले कितना था नेट चार्ज क्यू, तो अभी कितना बचेगा, Q/2 और Q/2 बचेगा, ठीक। उसके बाद क्या किया, अब इस सी के पास थोड़ा सा चार्ज आ चुका है। अब ये जो वाला सी है ना, कौन सा, अब ये अनचार्ज नहीं रहा भैया, ये कैसा रहा, चार्ज। अब इसको तुमने टच कराया किसके साथ, बी के साथ, बिल्कुल टच कराया, बी के साथ टच कराया, और टच कराने के बाद अलग करा। तो जब टच कराओगे तो अभी क्या बताया, कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे बी और सी, तो दोनों का जो टोटल चार्ज है और आइडेंटिकल है बॉडीज, तो आधा आधा बट जाएगा। तो जैसे ही बी और सी कांटेक्ट में आए, बी और सी, ये बी है, कितना है चार्ज बी के पास, क्यू, बी के पास कितना है चार्ज, क्यू, और सी के पास चार्ज कितना है, सी के पास चार्ज है Q/2। जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, दोनों का चार्ज आधा आधा बटेगा। तो मतलब अब जो B बचा उसके पास दोनों का टोटल कितना हुआ, Q प्लस Q/2, मतलब कितना हुआ 3Q/2, और उसका आधा कितना हुआ 3Q/4। तो अब जब चार्ज होगा वो दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आधा चला गया B के पास और आधा चला गया किसके पास, C के पास, तो 3Q/4। अब आगे हमारा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अब फोर्स क्या लग रहा है। तो सर बताओ, चार्ज तो हमें पता चला है, और आप क्या देख पा रहे हो, यहां से हमें दिखा है सर कि जो पहले चार्ज ए का था अब वो नहीं रहा, पहले चार्ज जो बी का था अब वो
नहीं रहा। अब हमारे पास जो ए और बी है वो पहले जैसे नहीं रहे, तो कैसे रहे? ए के साथ जो चार्ज आया वो कितना आया? q/2, और बी के पास जो चार्ज आया वो कितना आया? 3q/4 आया। तो पूछा हमसे क्या? हमसे जो पूछा गया है कि बताओ दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगे या फिर अट्रैक्शन लगे, कोई भी फोर्स लगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो तो कभी बदलता नहीं, तो आज कैसे बदलेगा? तो फॉर्मूले को जैसे ही हमने पुट किया तो वैल्यूज लिखना आप चालू करिए। व्हेन स्टार्ट करिए F इक्वल्स टू क्या? F इक्वल्स टू K Q1 Q2, Q1 के प्लेस पर कितना? Q1 के प्लेस पर q/2, Q2 के प्लेस पर कितना? 3q/4 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, तो 3/4 लिखा हुआ है सर, 3/4, और ये 2 लिखा हुआ है, तो 3 बाहर ले लिया हमने और 4 2 जा 8 भी बाहर आ गया, और हमारे पास जो बच रहा है वो kq²/r², ये बच रहा है, ये फोर्स। और सर अभी ये तो क्वेश्चन ये वाला नहीं, ये क्वेश्चन कौन सा है? पुराना है। तो पुराना है तो पुराने डेटा को हमने इस्तेमाल किया था सेकेंड पार्ट में भी, तो यहां भी कर सकते हैं, क्या बुराई है? तो इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया था, देखो kq²/r² की वैल्यू पुट करी तो थी हमने, कितनी आई थी ये वैल्यू पुट करने पे? ये वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? आपके सामने लिखी, यही आई थी वैल्यू। तो ये जो यहाँ ये वैल्यू आई थी कहाँ से उठाई थी? यहाँ से उठाई थी। तो सेम वैल्यू यहाँ पर भी रख लेंगे 0.0152। तो जैसे ही इसको रखते हैं यहाँ पर कितना? 0.0152, ठीक है ना? और अच्छे से साफ साफ लिख लेते हैं 0.0152, ये 1 लिखा है। तो जैसे ही 3/2 से मल्टीप्लाई 3/8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हमारा आंसर आया 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो पूछा गया था बताओ फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, तो नथिंग इज न्यू, ये तो काम पुराना है। हमारा एक नया प्रिंसिपल क्या था इसमें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना आफ्टर कांटेक्ट, उसको आपने देख लिया कांटेक्ट के बाद में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। होपफुली यू हैव गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर इतना बड़ा, हाँ बिल्कुल लैंग्वेज हो सकती है बड़ी, ठीक है ना? समझते हैं क्या है क्वेश्चन। इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर आर देमसेल्व्स बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स। बता रहे हैं कि हम जो पहले पढ़ते आए थे अभी भी वही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर के दुनिया बनी, एटम से मिलकर बनी, और वो एटम्स भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जिक्र हमें दिखने में आ रही है। तो बोल रहे हैं क्या कि ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, ये भी मिलकर के बन रहे हैं किसी चीज़ों से। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का थोड़ा सा हमसे इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन में। क्या दे रहा है कि दे आर काहे के बने? मेड अप ऑफ क्वार्क, जिनके बने उनको क्वार्क कह रहे हैं। अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क। एक प्रोटॉन के पास और एक न्यूट्रॉन के पास कितने क्वार्क हैं? दोनों के पास 3-3 क्वार्क हैं। इनके उन्होंने कुछ नामकरण कर दिए हैं। नामकरण सो कॉल्ड कुछ ऐसा है, कैसा नामकरण है? एक को अप बोल दिया है और दूसरे को डाउन बोल दिया है। अप वाले को डिनोट किया है किससे? यू से। और जो क्वार्क अप है, अप वाला, उस पर चार्ज कितना है? प्लस का 2e/3। और जो डाउन वाला है उसका सिंबल क्या दिया है? डी फॉर डाउन, और उस पर चार्ज कितना है? माइनस का 1/3 ई है, इतना चार्ज है। तो हमसे कह रहे हैं क्या बताओ? बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिल्डअप ऑर्डिनरी मैटर्स। पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है? हाँ, विच गिव्स राइज टू डिफरेंट अनयूजुअल वेराइटीज ऑफ मैटर। हमें सजेस्ट करना है। क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है हमारा? क्वेश्चन बोल रहे हैं सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन फॉर अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन के लिए क्वार्क का कंपोजिशन लिखो और न्यूट्रॉन के लिए भी लिखो। तो जरा देखते हैं हम कैसे करना है। देखो, कुछ नहीं करना है हमें, बस इतनी जानकारी से क्या सीखने को मिला? हमें सीखने को मिला ये कि प्रोटॉन जो है वो कितने क्वार्क से मिलकर के बन रहे हैं? 3। एक तो हो गया अप, दूसरा हो गया डाउन, तीसरे की जानकारी हमको देनी है। ऐसे ही क्या कह रहे हैं? न्यूट्रॉन भी मिलकर के एक अप से बन रहा है, एक डाउन से बन रहा है, तो तीसरे की जानकारी हमें करनी है। बस एक एक पता करना और कॉन्फ़िगरेशन इसका पता पड़ जाएगा। तो जरा करते हैं इसको, कैसे करते हैं देखो।
हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो ये जो अप वाला है ना, अप वाले पर चार्ज उन्होंने बताया, जो अप वाला होता है, अप वाले पर चार्ज कितना होता है 2e/3, और जो डाउन वाला क्वार्क है d, उस पर चार्ज कितना होता है माइनस का e/3। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, एंड बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा मीन्स आपका, कि टू प्रिपेयर इट, कि ये हमारे फंडामेंटल्स में आते हैं। अच्छा, तो अब आप प्रोटॉन के केस से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो प्रोटॉन्स के केस से देख लेते हैं। बताओ प्रोटॉन में नेट चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन में नेट चार्ज कितना होता है सर? ई होता है। बिल्कुल, नेचर की बात नहीं कर रहे हम, या कर लिया नेचर की बात भी, तो ई होता है, या प्लस का ई, तो नेट चार्ज होता है। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है? ये तीन है, एक अप और एक डाउन, और तीसरा हमें पता नहीं, तो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो एक अप वाला हो गया, ठीक है ना, अप वाला। और अप वाले की वजह से जो चार्ज होगा वो कितना होगा 2e/3। मैं नाम देने के लिए बस यहाँ सिंबलाइज कर रहा हूं कि आपको समझ थोड़ी सी आए। एक अप और एक डाउन, ये दो तो उसने बता दिए, तीसरा हमने एक्स मान लिया अपनी तरफ से, हमने इसको एक्स मान लिया, और इसी को इवेल्युएट कर लेते हैं। ये जो है ना, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा हमने। अब जो अप वाला है उस पर चार्ज कितना है? अप वाले पर चार्ज कितना होता है 2e/3, तो 2e/3। डाउन वाले पर चार्ज कितना होता है सर? ये माइनस का e/3 होता है। और तीसरा तो हमें निकालना है जिसको हमने x नाम दिया, और इक्वल में कितना है? e है इक्वल में। तो जब इसको सॉल्व किया तो कितना बना? ये सॉल्व करने पर हमारे पास सर ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई, ये 2 और -1 1/3 कितना आया? 1/3। तो ये 1/3 उधर गया सर, तो ये माइनस का हो जाएगा 1/3, माइनस का 1/3 e। और जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2e/3, और ये 2e/3 तो हमारा जाना पहचाना नंबर, अभी अभी हमने देखा 2e/3 क्या था? 2e/3 जो था सर यही तो अप वाला था। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन मिला हमें, वो कॉन्फ़िगरेशन ये जो हमें मिला ना, जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो तो हमारे पास पहले से ही था। और वो क्या था? ये क्वार्क अप था। मींस क्या हुआ? प्रोटॉन के लिए कॉम्बिनेशन हमारे पास सामने निकल करके आया। क्या आया कॉम्बिनेशन सामने? ये कॉम्बिनेशन हमारे सामने आया, पहला वाला अप था, एक अप हो गया, एक और अप आ चुका है, और एक डाउन तो होता ही है। तो अभी आपके सामने इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बन गया है वो UUD बन गया है, ये UUD हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वाले को भी करते हैं जरा। तो न्यूट्रॉन के केस में क्या होगा बताओ? न्यूट्रॉन के केस में क्या होगा? आप पेन उठाओ और सॉल्व करना चालू करो, कॉपी पेन में वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर कंटिन्यू करो। न्यूट्रॉन में चार्ज, नेट चार्ज कितना होता है? 0। किसकी वजह से? एक कौन? एक चार्ज किसकी वजह से? एक चार्ज अप की वजह से, एक चार्ज डाउन की वजह से, और एक चार्ज किसकी वजह से? पता नहीं है, उसको तो पता ही करना है। तो जैसे ही इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया तो हमारे पास आंसर आना। अप की वजह से चार्ज कितना था? अप की वजह से चार्ज जो था सर वो कितना था? 2e/3। डाउन की वजह से चार्ज कितना था? माइनस का e/3। x तो हमें पता करना इक्वल टू 0, तो ये सॉल्व करने पर कितना आया? e/3 प्लस x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल्स टू माइनस का e/3। सर ये वाला भी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी तो हमने देखा था चार्ज। हाँ बिल्कुल सही पहचान गए हम। किस पर था ये जो था वो डाउन क्वार्क वाला था। मतलब न्यूट्रॉन के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन मिला हमें, एक अप हो गया, एक डाउन पहले से ही था, और एक डाउन और हो गया। तो न्यूट्रॉन के केस में कॉन्फ़िगरेशन UD बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसके तो देख लिए हैं। होपफुली यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स। इफ स्टिल इज देयर एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एंड सॉल्व इट योर सेल्फ। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप इसे अपने आप से ज़रूर सॉल्व करेंगे, बिकॉज अनटिल अनलेस यू डू इट एनीथिंग योर सेल्फ यू फॉरगेट द थिंग्स। ये तभी तक आपको ध्यान रहेगा जितनी देर यहाँ पर आप कर रहे हो, बट इफ़ यू वॉन्ट दैट इट विल बी ऑलवेज फॉर यू इन योर माइंड। तो जब आप अपने आप से कर लोगे एक बार, तब ये आपके माइंड में रह जाएगा। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।